तो जय हिंद विद्वानों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। एक मिनट होल्ड करो। पानी की बोतल है यार, पानी दे लो यार प्लीज। तो शोभा जी जय हिंद, पिंकी जी जय हिंद, नीलम जी नमस्ते। मेरे लैपटॉप को क्या हो गया? हमारा लैपटॉप नहीं खुलत भैया। तो प्लेटो समझ में आया आप लोगों को? है भाई, प्लेटो आप लोगों को समझ में आया? अबे यार, कैप्स लॉक स्ट्रेच डॉट ओके स्पेस एच। इसने पासवर्ड क्या डाल दिया होगा यार? मेरे लैपटॉप का पासवर्ड ही मैंने आज इसको अपडेट करवाया, इसका पासवर्ड ही गायब। पता नहीं क्या रख दिया इस आदमी ने भी, खतरनाक आदमी है एक। गुड इवनिंग, जय हिंद एवरीबॉडी। चलिए अब यार एक खुल जाए तो थोड़ा जरा हम भी खुल गया। चलिए विद्वानों, तो कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हमने दार्शनिक राजा पढ़ा, दार्शनिक राजा के साथ साथ हमने देखा था प्लेटो का जो आदर्श राज्य कैसा होता है, आदर्श राज्य के साथ हमने देखा था उसका सद्गुण क्या होता है, सद्गुण का सिद्धांत देखा था, उसकी आत्मा का सिद्धांत देखा था और उसके विचारों का सिद्धांत देखा था। बेसिकली ये सारी चीजें हम कल देख चुके थे। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं, या प्लेटो का जिस सिद्धांत के बारे में आज हम बात करेंगे, उस सिद्धांत को कहा जाता है बेसिक से न्याय का सिद्धांत। एक्चुअली ये न्याय का सिद्धांत हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि न्याय का सिद्धांत क्या है। आज उसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि प्लेटो क्या कहता है। प्लेटो कहता है कि न्याय क्या है? न्याय वही है जब और वो वर्ग अपने दायित्व का निर्वहन, अपने जो उसको दायित्व दिए गए हैं, जब उसका वो निर्वहन करेगा हर वर्ग, तो तब जाके क्या होगा? तब जाके न्याय की स्थापना होगी। अगर बेसिक सी बात करें तो जो प्लेटो है उसका जो न्याय है, किसका? प्लेटो का। तो प्लेटो का जो न्याय है, पूरा का पूरा जो चिंतन है, या कह सकते हैं प्लेटो का पूरा सिद्धांत जो है वो इसके इस न्याय के सिद्धांत पर ही आधारित है। बेसिक सी चीज है कि ये चाहता है कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसी कौन सी व्यवस्था लाई जाए जिसके आधार पर जो ये एथेंस का जो समाज है, जो करप्ट हो चुका है, जो बिल्कुल डेमोक्रेसी के नाम पर, जहां पर क्या है कि कुछ लोगों ने अपनी तुर्क सब मतलब हर चीज गड़बड़ हो रखी है। तो उस इतनी गड़बड़ हो रखी है कि वहां पर अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को खुलेआम बोलता है तो उस व्यक्ति को क्या दिया जाता है? मृत्यु दंड दिया जाता है, जो वर्तमान में हमने देखा था किसको दिया गया था? प्लेटो के गुरु जो है सुकरात को दिया गया था। तो इसीलिए ये व्यक्ति अपने उस न्याय के लिए, जो इसका जो न्याय का सिद्धांत है, उस न्याय के सिद्धांत को उस समाज के लिए एक ऐसा व्यवस्था लाई जाए ताकि समाज क्या हो? एक आदर्श रूप से चल सके। और उसी के लिए इसने जो आदर्श राज्य की कल्पना करी है, वो आदर्श राज्य तभी संभव है जब समाज के अंदर क्या होगी? न्याय की स्थापना होगी। क्लियर? तो अगर हम बात करें किसकी? प्लेटो की, तो प्लेटो का जो पूरा दर्शन है, या कह सकते हैं पूरा जो चिंतन है, वो किसके ऊपर निर्धारित है? वो न्याय के ऊपर निर्धारित है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि प्लेटो का जो संपूर्ण चिंतन है, उसका जो केंद्र विषय क्या है? उसका केंद्र विषय न्याय है। एक्चुअली वो ढूंढ क्या रहा है? एक ऐसा समाज ढूंढ रहा है, या एक ऐसी व्यवस्था ढूंढ रहा है जहां पर न्याय की स्थापना हो।
ठीक। और इसके कहता है कि न्याय तभी जो होगा जब क्या होगा, आदर्श राज्य की स्थापना होगी। कब होगा न्याय? जब समाज में आदर्श राज्य की स्थापना होगी। और आदर्श राज्य में आपको बता चुका हूं कि जहां पर क्या होगा, फिलोसोफर किंग होगा, एजुकेशन सिस्टम होगा, साम्यवाद होगा, साथ साथ में ये जो भी इसने सारी की सारी चीज कही वो वहां पर हमको देखने को मिलेगी। क्लियर? इसकी जो रिपब्लिक है उसको कंसर्निंग जस्टिस भी बोलते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमको थोड़ा सा एक चीज और देखना है कि प्रश्न कभी कभी यहाँ से ऐसे भी आते हैं। एक्चुअली अगर बात करें कि प्लेटो जिस वक्त, जो प्लेटो की किताब है ना जिसको हम रिपब्लिक कहते हैं, एक्चुअली वो क्या है, वो एक डायलॉग मेथड में है। डायलॉग मेथड बोले तो एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है किसी व्यक्ति से, ठीक। अब वो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, ये व्यक्ति जवाब देते हैं और व्यक्ति जवाब देते हैं, वो उन सबकी बात सुनता है, लास्ट में जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है वही उसका क्या देता है, सही आंसर देता है, बिल्कुल तर्क के साथ। और जो व्यक्ति जवाब पूछ रहा है ये इसका क्या है, हीरो है, या इसे हम कह सकते हैं इसका जो नायक है। इसका जो नायक है वो नायक कौन है? इसका जो नायक है वो नायक, इसका जो नायक है वो कौन है? इसका जो नायक है वो सुकरात है। कौन है? सुकरात है। इसका जो ये प्रश्न पूछ रहा है, जो भी यहाँ पे कुछ कर रहा है, वो कौन कर रहा है? सुकरात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, जो ऑलरेडी वहां पर जो न्याय के सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को ये इसी तरीके से प्रश्न कर करके क्या करता है, पहले उनको हटाता है, उनको साइड लाइन करता है कि नहीं भाई ये नहीं है। उसके बाद ये अपना न्याय का सिद्धांत देता है। उससे पहले कुछ वहां पर न्याय के सिद्धांत थे, जैसे आपने सुना होगा जो वहां पर परंपरागत रूप से जो चलता आ रहा है न्याय का सिद्धांत, वो था, उसको देने वाले दो व्यक्ति थे। ये दो व्यक्ति और कोई नहीं, ध्यान रखिएगा, उसकी रिपब्लिक के ही दो कैरेक्टर है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं सेफालस और एक को कहते हैं पॉलीमार्कस। ये जो दो व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति वही है जो सुकरात के साथ क्या कर रहे हैं, रिपब्लिक के अंदर चर्चा कर रहे हैं। इन सब का अपने विचार है, अपने थॉट है, और वो डिस्कस करके निकलता है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है सेफालस, इसका भी एक न्याय का सिद्धांत था। और इसका न्याय सिद्धांत क्या था, ये कहता था कि सच बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। जो वहां पर उस टाइम जो न्याय की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन थी, वो क्या थी कि सच बोलो और ऋण चुकाओ वही न्याय है। तो प्लेटो या उसका जो सुकरात है वो कहता है कि चलिए तो ये जो न्याय की कल्पना है वो गलत है। वो कहता है गलत कैसे, कि तू कह रहा है कि जो सत्य बोलना है वही न्याय है। अब मान लिया जाए कि एक टाइम ऐसा है कि तुम्हारी बात से किसी की जासूसी हो सकती है। जैसे मान लिया जाए कि मैं इस देश का गुप्तचर हूं, या इसको मॉडर्न डे में समझते हैं कि मान लिया जाए भारत का कोई स्पाई है जिसको किसने पकड़ लिया है, पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। अब अगर वो इस बात को ध्यान रखे कि सच बोलना ही क्या है, न्याय है, और ऋण चुकाना ही न्याय है, तो ये व्यक्ति तो अपने देश के सारे राज खोल देगा। तो क्या ये न्याय कर रहा है? तो ये कहता है कि नहीं, आपका जो न्याय है वो इस कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। ठीक, तो सिफालस को ये इस तरीके से इस तर्क करके क्या करता है, इसके न्याय को कहता है कि नहीं जो आप बात कर रहे हैं वो बात सत्य नहीं है। ठीक, उसके बाद जो अगला कैरेक्टर है जिसको कहते हैं पॉलीमार्कस, ये क्या कहता है, ये कहता है कि मित्र के अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा व्यवहार करना ही न्याय है। क्या कहता है पॉलीमार्कस? पॉलीमार्कस कहता है कि जो व्यक्ति कैसा है, जो मित्र है उस मित्र के साथ अच्छा, और जो दुश्मन है उसके साथ क्या करना चाहिए, उसी के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। सिंपल सी बात ये क्या कह रहा है कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा व्यवहार करना ही न्याय है। कौन कह रहा है? पॉलीमार्कस। अब इसको भी क्या करता है, इसको भी प्लेटो खंडित करता है। प्लेटो बोलता है कि नहीं भाई मैं आपकी बात को नहीं मानता। एक्चुअली प्लेटो नहीं बोल रहा है, उसकी बुक में जो सुकरात है, जो उसका हीरो है, वो क्या, क्योंकि लिख प्लेटो ही रहा है तो हम कहेंगे कि प्लेटो ही बोल रहा है, परंतु उस डायलॉग में कौन कर रहा है, सुकरात बात कर रहा है। तो क्योंकि ये क्या कह रहा है पॉलीमार्कस कह रहा है कि हमको क्या करना है, जो जैसा व्यक्ति है उसके साथ वैसा व्यवहार करना है। तो यहाँ पर ये कहता है कि अच्छा चीज बताओ कि तुम कैसे पता लगा पाओगे कि कौन सा व्यक्ति मित्र है, कौन सा व्यक्ति दुश्मन है। ऐसा भी तो सकता है कि जो तुम्हारे सामने मित्र की तरह बिहेव कर रहा हो, वास्तविकता में वो तुम्हारा मित्र हो ही ना, वो तुमको हानि पहुंचा रहा हो, बस वो मित्रता का क्या कर रहा हो, दिखावा कर रहा हो। ऐसा भी संभव है। तो यह कहता है कि ये भी संभव है, ऐसा भी तो सकता है कि तुम कह रहे हो कि जो मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करो और जो शत्रु है उसके साथ शत्रु का व्यवहार करो। तो तुम ये कैसे बता सकते हो कि जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा मित्र ही है? ये भी तो हो सकता है कि वो मित्र की तरह बर्ताव कर रहा हो सकता है उससे कुछ इंटरेस्ट छिपे हो।
तो ये कहना भी उचित नहीं है कि मित्र के साथ मित्रता पूर्वक, शत्रु के साथ शत्रुता पूर्वक व्यवहार करो। अब ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति तुम्हारी भलाई के लिए, जैसे मान लिया जाए हमारी माँ है या हमारे पिताजी है, ठीक है, अब वो हम पढ़ नहीं रहे, वो आए और उन्होंने हमारे कनपट्टे में 4 पटाखे मार दिए और हम आगे पढ़। अब हम ये समझने लग जाए कि ये तो हमारा शत्रु है, ये तो हमें मार रहा है, अब हमको भी उसके साथ क्या करना है, वैसा ही व्यवहार करना है, और हमने भी उठाया डंडा, दे पटाखा, तो क्या ये जस्टिस होगा? कहता है कि ये भी जस्टिस नहीं होगा। तो ये पॉलीमॉर्कस का जो परंपरागत सिद्धांत वाले जो व्यक्ति थे, कौन? पॉलीमॉर्कस और सेफालस, इन दोनों के सिद्धांतों क्या करता है, इन दोनों के सिद्धांतों को खंडन करते हुए आगे बढ़ता है। ये पहले सबके सिद्धांतों को खंडन करेगा, उसके बाद अपना न्याय का सिद्धांत देगा। एक्चुअली इसका न्याय का सिद्धांत मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मतलब कल बेसिक से वही है। ध्यान रखिएगा, प्लेटो को बहुत, ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, ये कोई बहुत बड़ा हलवा नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, सिंपल तरीके से समझेंगे, सिंपल है ही नहीं कुछ। आपको लगेगा अबे ये था, बस हमको कंसेप्ट समझना है, और फैक्चुअल चीजों के लिए हमको किताब पढ़, देखो किताब, बिना किताब पढ़े तो विद्वान होगा नहीं, किताब तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, कि बिना किताब पढ़े नहीं होगा। मैं आपको कंसेप्ट समझा सकता हूं, मैं आपको फैक्चुअल चीजें नहीं रटा सकता, और अगर मैं फैक्चुअल चीजें रटाने आ जाऊं, वैसे ही मेरे को कहा गया है कि मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 80 क्लासें लगाई है कि भाई ऐसा क्या कर रहा था, क्या कहानी सुना रहा था, ठीक। तो मैं आपको फैक्चुअल चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, किताबों से ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढनी क्या पड़ेगी, आप बुक्स खरीद लीजिए, मैंने आपको कई बार सजेस्ट किया हुआ है, क्लियर। तो यहां तक किसी को समस्या? सेफालस और पॉलीमार्कस का जो परंपरागत सिद्धांत था वो क्या कहते हैं, और प्लेटो ने उसको किस तरीके से क्या करा है, किस तरीके से उसको ओवरपास या बाईपास करा है, और या कह सकते हैं कि उनके जो सिद्धांत है उसका क्या करा है, खंडन करा है, क्लियर। इसके बाद हमारे पास और दो तीन सिद्धांत कराते हैं, जिसमें एक सिद्धांत है थ्रेसीमेकस। कौन है? थ्रेसीमेकस। एक सिद्धांत क्या है? थ्रेसीमेकस है, जो क्या, जिसका क्या है, मूलवादी या रेडिकल सिद्धांत है। रेडिकल बोले तो थोड़ा सा एग्रेसिव सिद्धांत है। ये क्या कहता है, ये सिंपल सी बात कहता है कि न्याय कुछ नहीं होता है, जो शक्तिशाली है उस शक्तिशाली का हित ही न्याय है। सिंपल सी बात क्या कहता है, जो ये व्यक्ति है थ्रेसीमेकस, हाँ वही जो कहता है ना कि ऋण चुकाना, जो ऋण चुकाने वाली बात कर रहे हैं। तो अगर मान लिया किसी से तुमने कुछ लिया हुआ है और उसको, अगर वो व्यक्ति माइंडली सटक गया, माना तुमने किसी से बंदूक ली है, अब मान लिया जिस टाइम तुमने उससे बंदूक ली उस टाइम वो सही था, और जब तुम वापस करने जा रहे हो उस वक्त वो व्यक्ति मेंटल हो गया, तो क्या उसको वो बंदूक देना उचित होगा? तो वो भी न्याय नहीं है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, उन सारी चीजों को खंडन कर रहा है, ठीक है। जो सुकरात कहता है, सुकरात कहता कुछ नहीं है, क्योंकि सुकरात ने कभी कुछ लिखा ही नहीं। सुकरात जो भी कहता है वो कौन कह रहा होता है, प्लेटो कह रहा होता है। प्लेटो के कहने का जो तरीका होता है वो सुकरात की तरफ से होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, कौन सा व्यक्ति था? थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस क्या कहता है कि शक्तिशाली का हित ही क्या होगा, न्याय होगा। तो ये कहता है कि अगर ये बात हो गई तो यहां से तो फिर समाज का जो काम है, या हम कह सकते हैं जो सोशल जस्टिस है, तो वो सोशल जस्टिस तो हो ही नहीं सकता। तो फिर तो गरीबों का तो कोई सोचेगा ही नहीं। ये तो एक तरीके से मूल जो नैतिक कर्तव्य है, जो मूल कंसेप्ट है ह्यूमैनिटी का, कि जो दबे कुचले उनको भी क्या करना है, उनको भी मेन स्ट्रीम में लेके आना है, उनको भी हेल्प करना है, ताकि वो भी आगे आ सके। तो अगर ये वाली चीज हम लेके चले, जो शक्तिशाली है उसका हित ही साधन है, तो यहां पर ये न्याय नहीं होगा, ये तो और ज्यादा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि पावरफुल व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचेगा और किसी के बारे में नहीं सोचता। यूसेट का प्रश्न है सर जी, न्याय की शक्तिशाली लोगों के हित के रूप में परिभाषित किया है। हाँ, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं, आज नहीं, यूनिट कल शुरू हो गई थी। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है। तो थ्रेसीमेकस क्या कह रहा है, थ्रेसीमेकस सीधा सीधा कह रहा है कि जो शक्तिशाली लोग हैं इनका हित ही क्या है, न्याय है। और इस बात को प्लेटो क्या करता है, इस बात को प्लेटो रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि नहीं, ये तो जो मेन कंसेप्ट है, जो इंसानियत है, जो, क्योंकि ये आपको पता होगा, ये बात करता है ज्ञान की, नॉलेज की, और ज्ञान और नॉलेज शक्ति के बल पे नहीं है। ज्ञान और नॉलेज के लिए क्या कहता है कि जो सबके लिए हो, क्योंकि यहाँ पर जो शक्ति है तो किसी सिर्फ इंडिविजुअल एक दो व्यक्ति के लिए है, वही सब कुछ राज करेंगे। तो ये इस सिद्धांत को भी क्या करता है, इस सिद्धांत का भी खंडन करता है, किसका? थ्रेसीमेकस का, जो क्या कह रहा होता है, शक्ति का हित ही न्याय है।
इस बात को क्या करता है, खंडन करते हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद व्यवहारवादी एक व्यक्ति और आता है, ग्लूकोन। इनको व्यवहारवादी सिद्धांत कहा जाता है। ये व्यक्ति क्या कहते हैं, कहते हैं कि न्याय जो है वो एक्चुअली जो न्याय जैसी कोई चीज है नहीं। एक्चुअली न्याय क्या है, जो लोग कमजोर लोग है ना, वो कमजोर लोग कुछ कर नहीं पाते, तो इसलिए वो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, या जो उनके अंदर जो पोटेंशियल नहीं है, वो वीक है, ताकि बड़े लोग उनका शोषण ना करे, इसलिए उन्होंने न्याय दिया हुआ है, एक न्याय शब्द गढ़ा हुआ है। इसलिए वो कहता है जो न्याय है वो कमजोर लोगों के लिए है, शक्तिशाली लोगों के लिए न्याय नहीं है। शक्तिशाली लोग, जिसके पास पावर होगी वो तो खुद ही न्याय करेगा। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इसलिए इसको व्यवहारवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल में वास्तविकता यही है। कभी न्याय की मांग कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं करता है। न्याय की मांग कौन करता है, न्याय की मांग हमेशा वो व्यक्ति करता है जो क्या हो, जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से पावरफुल नहीं है, या डरा हुआ व्यक्ति है, या कमजोर व्यक्ति है, तो वही व्यक्ति क्या करता है, न्याय की मांग करता है। ऐसा कौन कहता है, ये कहता है कि न्याय क्या है, भय से उत्पन्न होता है और कमजोरों का हित ही न्याय है। ठीक, इस बात को भी खंडन करता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि न्याय जो है वो सिर्फ कमजोरों का हित है। एक्चुअली में न्याय ही वास्तविकता है, इसमें कमजोर और उस वाली कोई बात है नहीं। अब देखो प्लेटो क्या कहता है, अब जब इन सारे सिद्धांतों का वो खंडन कर देता है, उसके बाद वो अपने सिद्धांत रखता है। किसे सिद्धांत रखता है, वो अपने सिद्धांत रखता है। यार तब इसका मैं क्या करूं, आगे तो आगे अच्छी बात है, इसको हमारी क्लास से क्या लेना देना। अभी जो पढ़ रहे हो उसको ध्यान दो, कौन कहाँ आ गया कौन कहाँ आ गया, उसको तब पढ़ना जब लगेगा। अभी जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दो। शुभांशु शुक्ल आने से तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन में आ सकता है, वो देख लेना करंट अफेयर में कि कितने तारीख को उतरा, कितनी तारीख को गया। ठीक है, अभी जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने जो सारे के सारे सिद्धांत थे, उन सारे के सारे सिद्धांतों का खंडन करते हुए इसने अपने न्याय का सिद्धांत को क्या करा, स्थापित किया, या अपने न्याय के सिद्धांत को लेके आया। ये अपने न्याय सिद्धांत को दो आधार पर बोलता है। एक बोलता है व्यक्ति के आधार पर न्याय क्या होगा, और दूसरा बोलता है राज्य या समाज के आधार पर न्याय क्या होगा। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब ये व्यक्ति की बात करता है तो व्यक्ति की बात करते करते ये किसकी बात करता है, आत्मा की बात करता है। और उस कहता है कि आत्मा के अंदर कितने गुण हैं, 3 गुण हैं। कौन कौन से, ये कहता है कि विवेक, साहस और संयम। ठीक, और जब ये कहता है कि जब इन तीनों गुणों के काम में क्या होगा, संयम होगा। आदमी विवेक से भी काम लेगा, अपने साहस से भी काम लेगा, और अपने संयम से भी काम लेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही गुण की प्रधानता हो जाए। व्यक्ति के लेवल की बात कर रहा है, जब उसके अंदर इन तीनों गुणों का क्या होगा, जब संतुलन होगा, तभी उसको क्या कहेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, न्यायपूर्ण व्यवस्था है उस व्यक्ति के लिए। सिंपल सी बात समझ में आया। मैंने जब आपको स्टार्टिंग में उसके आत्मा का सिद्धांत बताया था, उस टाइम मैंने बताया था कि क्या कहता है कि व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के 3 गुण हैं। कौन कौन से, विवेक, साहस और संयम। ये कहता है कि जब इन तीनों के अंदर क्या होगा, सामंजस्य स्थापित होगा, तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के स्तर पर या व्यक्ति के लेवल पर क्या हो गया है, न्याय की स्थापना हो गई है। उसी तरीके से जब ये समाज के लेवल पर बात करता है तो ये कहता है कि जो ये 3 गुण थे, इन 3 गुणों से 3 वर्गों का निर्माण हुआ था। कौन कौन से वर्ग का, एक ये कहता है राजा, जो दार्शनिक राजा है, जो शासन करेगा। दूसरा ये क्या कहता है, दूसरा कौन सा था, दूसरा था सैनिक। तीसरा ये क्या कहता है, उत्पादक। तो इन्हीं 3 गुणों से कहता है कि समाज में 3 वर्गों का निर्माण हुआ है। और जब इन 3 वर्गों में सामंजस्य स्थापित होगा, सामंजस्य कब स्थापित होगा, कैसे स्थापित होगा, तो ये कहता है कि जब हर जो समाज है वो अपने अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, क्योंकि ये जो दायित्व है ये इनके ही गुणों के आधार पर बने हैं। जिसके अंदर विवेक की प्रधानता होगी वो राजा बनेगा, जिसके अंदर साहस की प्रधानता होगी वो सैन्य वर्ग में जाएगा, और जिसके अंदर क्या होगा, संयम होगा, वो उत्पादन में जाएगा। और जिस इसके आधार पर जो 3 वर्ग बने हुए हैं जो आवश्यक है समाज को चलाने के लिए, और जब इन तीनों वर्गों में क्या होगा, आपसी सामंजस्य स्थापित होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, अपने दायित्व का हर कोई व्यक्ति अपने दायित्व के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से काम करेगा, पालन करेगा, तब हम कह सकते हैं कि जो राज्य या जो समाज का स्तर है, यहां पर भी क्या हो गया है, न्याय की स्थापना हो गई है। क्लियर। तो बीसीसी क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन करना और अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है।
ध्यान रखिएगा, इसमें और अरस्तु में एक फर्क आ जाएगा। क्या फर्क आ जाएगा? ये एक व्यक्ति के लिए एक काम देता है। क्या देता है? ये कहता है कि जो एक व्यक्ति है वो सिर्फ एक काम करेगा। जब हम अरस्तु में जाएंगे तो अरस्तु इस एक व्यक्ति से एक से ज्यादा काम करवाएगा। कैसे? ये कार्यपालिका में भी इससे काम करवाएगा, ठीक, ये आर्मी में भी इससे काम करवाएगा, ये न्यायपालिका में भी इससे काम करवाएगा, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कार्य है उसमें भी उससे काम करवाएगा। ये एक ही व्यक्ति से मल्टी काम करवाता है। कौन? अरस्तु। जबकि प्लेटो क्या करता है? हर एक व्यक्ति के लिए उसके गुण के आधार पर, उसके आत्मा के अंदर जो तत्व है, जिस तत्व की प्रधानता है, उस प्रधानता को पहचान कर शिक्षा के द्वारा निखार कर फिर जो समाज का निर्माण करता है, और वो समाज अपने दायित्वों का सही से निर्वहन जब करेगा तभी हम कह सकते हैं कि समाज के अंदर न्याय की स्थापना हुई है। तो ये जो सिद्धांत है इसको कहा जाता है प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। किसी को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है भैया। कोई समस्या, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक, समझ में आया? प्लेटो का न्याय का सिद्धांत अगर जिस चीज के समझ में आया लिखिए जय हिंद। अगर समझ में नहीं आया, क्या, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाते हुए भी बता चुका हूं। यहाँ पर इसलिए बताया ताकि आपको और व्यवस्थित, इसलिए ये सारे के सारे आदर्श राज्य, न्याय का सिद्धांत, अभी हम एजुकेशन और साम्यवाद देखेंगे, ये सब एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। उत्पादक में वो आएगा जिसके अंदर क्या होगा? जिसके अंदर उस लेवल का विवेक नहीं होगा, या जिसके अंदर उस लेवल का साहस नहीं होगा, या जो कह सकते हैं जो उस लेवल का साहस और वैज्ञानिक क्षमता नहीं है, जिसके अंदर तृष्णा होगी, जिसके अंदर क्या होगी? इच्छा होगी, जिसके अंदर क्या होगी? समाज के अंदर जैसे व्यापारी वर्ग है वो वर्ग आएगा। कहां पर? उत्पादन के वर्ग में। कल वाली क्लास अगर आप देखेंगे तो मैंने कल वाली क्लास में जब आत्मा का सिद्धांत बताया है, वहां पर अभी आप एजुकेशन में इसको और समझेंगे। जब हम एजुकेशन का सिद्धांत समझेंगे ना, इसे शिक्षा का सिद्धांत, तो उसमें आपको ये तीनों वर्ग और अच्छे से क्या हो जाएंगे? क्लियरिफाई हो जाएंगे। क्लियर? चलिए बताइए चंद्रा जी, कौन से दूसरा पॉइंट समझ नहीं आया? 2 पॉइंट कौन से समझ नहीं आए? आप भी ठीक करके देता हूं। यहाँ तक क्लियर है? आत्मा के 3 गुण, और जो कल आपने बताए थे ये सद्गुण, तो वो अलग अलग है क्या? नहीं नहीं नहीं, सद्गुण क्या है? सद्गुण उसी आत्मा के 3 गुण, जो गुण थे उसी से सद्गुण निकले हैं। ठीक है, और जो चौथा जो ऐड होगा वो चौथा कौन सा होगा? न्याय होगा। तो इन 3 सद्गुणों के से मिलके चौथा सद्गुण बनता है। जब इन तीनों सद्गुणों में क्या होगा? सामंजस्य स्थापित होगा, जो चौथा सद्गुण होगा उसका निर्माण होगा, वो होता है न्याय। तो मैंने बताया था ना कल 3 सद्गुण थे। विवेक से क्या, जो विवेक से उससे क्या निकला? विवेक से क्या निकलेगा? जो बौद्धिक क्षमता है, और जो तृष्णा है उससे क्या निकलेगी? जो उत्पादक वर्ग वाला है। तो इस तरीके से निकल रहे हैं। शिक्षा कहाँ चला गया? Theory of education. चलिए, तो क्लियर है न्याय का सिद्धांत? हाँ, थिंकर कल शुरू हो चुके हैं, अब शायद अपलोड नहीं होगा। अगर क्लासेस तो आज अपलोड हो जाएगी। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है, इसी की बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, जिसके ऊपर इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, वो है इसका द थ्योरी ऑफ एजुकेशन, या कह सकते हैं इसका जो शिक्षा का सिद्धांत है वो। ठीक, अब कल की क्लास देख लीजिएगा, वो मैं नहीं डालता, वो टीम है जो हमारा जो ये देखती है वो डालती है, ये काम उसका है। आप अपना काम पढ़ाने के लिए, बाबा पढ़ाने के अलावा अपन कुछ नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगर हम बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि इसी ये क्या चाहता है, एक आदर्श राज्य की स्थापना चाहता है। और ये कहता है कि आदर्श राज्य कब होगा? आदर्श राज्य तभी होगा जब क्या होगा? न्याय की स्थापना होगी। आदर्श राज्य कब होगा? जब न्याय की स्थापना होगी। और न्याय की स्थापना कैसे होगी? ये कहता है न्याय की स्थापना के लिए शिक्षा, जो न्याय की स्थापना के लिए जो वर्ग बांटे थे ना इसने, 3 वर्ग। कौन सा? एक शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। ये तीनों वर्गों का निर्धारण कौन करेगी? ये शिक्षा करेगी। समझ में आ रहा है? इन तीनों वर्गों का निर्धारण कौन करेगी? ये शिक्षा करेगी। कैसे करेगी हम देखते हैं। ये क्या कहता है? इसका उद्देश्य क्या है कि आत्मा के गुणों का ज्ञान अपनी अर्थात व्यक्ति के किस गुण की प्रधानता है इसको जानना है। शिक्षा से क्या करना है? शिक्षा से ये जानना है कि जो व्यक्ति के, जो आत्मा के जो गुण है उसके अंदर किस गुण की प्रधानता है। क्योंकि ये क्या कहता है कि आत्मा के अंदर 3 गुण होते हैं। अब सबके अंदर किसी ना किसी गुण की क्या होती है? प्रधानता होती है। और वही गुण को क्या करना है? हमको पहचानना है, पकड़ना है, जानना है। और जब उस गुण को जान लेंगे तभी हम आगे उसको उस समाज में, जिस समाज की लायक वो होगा, उस समाज में उसको भेजेंगे और वो वहां पर अपने दायित्व का निर्वाह करेगा। और तभी क्या होगी? न्याय की स्थापना होगी। और जब न्याय की स्थापना होगी तब हमारे क्या होगा? आदर्श राज्य की स्थापना होगी। क्लियर? सबसे पहले क्या करना है? उसके गुणों को पता करना है कि उसके अंदर कौन से गुण की प्रधानता है। ठीक। नेक्स्ट, प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को एथेंस, स्पार्टा दोनों राज्यों को श्रेष्ठ गुणों का समावेश किया। बेसिकली एक्चुअली ये जो लाइन है, ये लाइन कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ एथेंस और स्पार्टा के ही राज्यों की वो नहीं करी है। ये बहुत अलग अलग जगह पर, जब प्लेटो, जो सुकरात की मृत्यु हो गई थी, तो सुकरात की मृत्यु के बाद ये बहुत अलग अलग जगह पर गया था, जहां सिर्फ किस लिए? इस आदर्श राज्य की जो व्यवस्था है उसको अपनाने के लिए। तो जो शिक्षा व्यवस्था है ये भी इसने बहुत अलग अलग जगह से ली। और ये कहा जाता है कि इसके ऊपर जो एथेंस है और जो स्पार्टा है, उस टाइम के 2 जो स्टेट राज्य थे, उनका क्या है? प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर? बौद्धिक शिक्षा का इसने कहां से किया था? एथेंस से लिया था। और शारीरिक शिक्षा का किसने कहां से लिया था? स्पार्टा से लिया था। ठीक। क्योंकि जो एथेंस वाले वो इंटेलेक्चुअल काफी पावरफुल मान जाते हैं। जो स्पार्टा है, स्पार्टन को क्या माना जाता है? ये लड़ाई झगड़े वाले लोग हुआ करते थे। ठीक है? आपने एक मूवी देखी होगी स्पार्टन 300। 300 लोगों ने पूरे के पूरे एथेंस को तबाह कर दिया था, सिर्फ 300 लोगों की सेना ने। इसके ऊपर एक मूवी भी है, अगर आपको कभी मौका मिले तो देखिएगा, स्पार्टन 300। इनकी इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होती थी कि ये क्या करते थे, जो इनका जो ट्रेनर, जो इनका जब ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद ये अपना जो व्यक्ति ट्रेन करके आगे आया होता है उसको भेड़ियों से भरे हुए जंगल में छोड़ देते थे रात को। अब उसको सुबह अगर जिंदा आ गया तो सेना में रहेगा, अगर निपटा दिया तो निपट गया। इस लेवल की इनकी क्या होती थी? तैयारी होती थी स्पार्टन की। तो इसलिए स्पार्टन से क्या लिया? शारीरिक। और एथेंस से क्या लिया? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंस थी वो ली। ठीक है? राज्य द्वारा शिक्षा दी जाएगी। क्लियर? अब यहां ध्यान रखिएगा, ये क्या कहता है? जो भी शिक्षा होगी वो शिक्षा कौन देगा? यही आदर्श राज्य देगा। अभी तो एक तरीके से एक कल्पना कर रहा है। ये कहता है कि शिक्षा किसी प्राइवेट सेक्टर पे, ऐसे नहीं कि शिक्षा के ऊपर किसी समाज का कंट्रोल हो। शिक्षा के ऊपर कंप्लीटली कंट्रोल किसका होना चाहिए? राज्य का होना चाहिए। और वो राज्य को चला कौन रहा होगा? आदर्श राजा चला रहा होगा। और वो आदर्श राजा के देख रेख में वो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और ये खुद कहता है कि ध्यान रहे, शिक्षा व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यही शिक्षा व्यवस्था क्या करती है? आगे आदर्श राज्य को बनाएगी। ध्यान रखिएगा, इसकी शिक्षा व्यवस्था में एक और बहुत बेहतरीन चीज है, इसने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करी थी। जब हम आगे देखेंगे, हम आगे अरस्तु को देखेंगे, तो अरस्तु तो ये कहता है कि महिलाओं के अंदर क्या नहीं होती है? महिलाओं के अंदर बुद्धि ही नहीं होती है, वो उनके अंदर विवेकशील नहीं होती है, इसलिए वो नागरिक ही नहीं मानता महिलाओं को। कौन? अरस्तु। परंतु प्लेटो महिलाओं को भी शिक्षा देने की बात करता है और पुरुषों को भी शिक्षा देने की बात करता है। क्लियर? कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी शिक्षा व्यवस्था देखते हैं कि इसकी शिक्षा व्यवस्था के मेन गुण क्या है। एक्चुअली इसने अपनी शिक्षा व्यवस्था को मोटा मोटा 3 भागों में बांटा है।
कितने भागों में बांटा है? मोटा मोटा 3 भागों में बांटा है। पहले में क्या कहता है? पहले हक ये कहता है कि प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए जहां पर 0 से 10 तक तो मान लो घर में। बेसिकली कहता है कि 6 साल की उम्र से 6 साल की उम्र से लेकर 20 साल या 18, साथ में 2 साल और ऐड करता है, 20 साल तक एक शिक्षा होनी चाहिए, पहला चरण। उसके बाद कहता है कि दूसरा चरण क्या होना चाहिए? 20 से लेकर 35 तक होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि तीसरा चरण क्या होना चाहिए? जो 35 से लेकर 50 तक। इस तरीके से 3 चरणों में बात करता है। पर चलो इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये दिख रहा है। तो क्या कहता है कि प्राथमिक शिक्षा कहां से कहां तक? 0 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, और उच्च शिक्षा 20 से 30, 30 से 35 और 35 से 50। प्राथमिक शिक्षा 0 से 20, वही जो मैं आपको कह रहा था। एक्चुअली 0 से नहीं होती है, 0 से इसको कहा जाता है, 0 से एक्चुअली कहीं पे भी नहीं होती है। ये 6 से लेकर 20 मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 6 से लेकर 20 तक की जो एज है उसकी मानी जाती है। कौन सी? प्राइमरी शिक्षा। ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग के में शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ क्या दी जाएगी? सिर्फ शारीरिक शिक्षा दी जाती है। स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं जो 6 साल से लेकर जो 10 साल है, इसके बीच में क्या दी जाएगी? जो भी आपकी जो शिक्षा होगी वो कैसी शिक्षा होगी? बिल्कुल शारीरिक, खेल कूद, उछलना कूदना, क्योंकि जब शारीरिक रूप से आप मजबूत होंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्यादा कुछ नहीं कहता कि स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को खिलाओ, आप कुश्ती करवाओ, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाओ, शारीरिक शिक्षा दो, जिसमें जैसे खेल कूद हो गए, प्रत्येक स्कूलों में खेल मैदान, ये सारी चीजें, जिम्नास्टिक ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि 10 से 15, जो 10 से 15 का जो टेन्योर है, इस टेन्योर के बीच में क्या होनी चाहिए? आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या दी जानी चाहिए? आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक। उसके बाद 15 से 20 के बीच में कैसी दी जानी चाहिए? नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर ये क्या कहता है? यहां पर ये कहता है कि जब आपकी ये शिक्षा हो जाए 20 साल तक की, अब यहां पर क्या होगा? एक एग्जाम होगा। क्या होगा? एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे, और उस एग्जाम में जो लोग पास होंगे वो तो जाएंगे आगे, और जो पास नहीं होंगे वो उनके अंदर हम ये मानेंगे कि उनके अंदर शारीरिक रूप से वो क्या नहीं है? उस लेवल के नहीं है, मानसिक रूप से भी क्या नहीं, बौद्धिक रूप से भी क्या नहीं है? उस लेवल के नहीं है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर पढ़े सब लोग हैं, नॉलेज सबके अंदर है, परंतु इनके अंदर उस लेवल का बौद्धिक स्तर या उस लेवल का शारीरिक स्तर नहीं है। इसलिए ये प्राइमरी शिक्षा तो पढ़ तो लिए, पर उसके बाद अगले वाले के लिए क्या नहीं हो रहे? प्रमोट नहीं हो रहे। तो हम ये क्या मानते हैं कि ये वाला वर्ग कहां जाएगा? यही वो वर्ग होगा जो उत्पादन में जाएगा। ठीक, क्लियर? यही वो वर्ग होगा जो कहां जाएगा? उत्पादन में जाएगा। इसके बाद जो यहां से जो पास होके आएगा या यहां से जो आगे बढ़ेगा वो किस में जाएगा? वो उच्च स्तरीय शिक्षा में जाएगा। ठीक, समझ गया? 20 साल के लगा यहां तक की सबने शिक्षा करी, जो पास हुआ वो आगे बढ़ा, जो वहां पर फेल हो। अब देखो यहां पर ये नहीं है कि अब जो भी इस लेवल को पास नहीं करेगा, उसका पिता चाहे कुछ भी हो, उसका बाप चाहे कुछ भी रहा हो, वैसे भी सिंपल सी बात है, जो राजा है उसकी अपनी कोई पत्नियां होगी नहीं, और जो सैनिक है उनकी अपनी कोई पत्नियां होगी नहीं, तो किसी के ऐसे इनडायरेक्टली यहाँ बच्चे नहीं है। यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है, सबकी पत्नियां सबके पति, मतलब जो महिलाएं हैं वो सबकी पत्नियां होगी, और जो पुरुष है वो सबके पति होंगे। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ी सी आलोचना भी की जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कह रहे थे कि प्राइमरी शिक्षा हुई, प्राइमरी शिक्षा में जो पास हुए वो आगे बढ़ गए, जो पास नहीं हुए, जो इसका जो उत्पादक वर्ग है, ये सबके सब कहां चले जाएंगे? इस वर्ग में चले जाएंगे। तो कैसा हो रहा है? एक तरीके से एजुकेशन वो सिस्टम है जो क्या कर रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि कौन से हिसाब से कौन सी व्यवस्था होगी। ध्यान रखिएगा, यही सिस्टम तो भारत की वर्ण व्यवस्था में था कि आपके टैलेंट के हिसाब से, आपके अंदर कौन सा गुण है, उस हिसाब से आपकी वर्ण व्यवस्था निर्धारित होती थी। तो वही एक तरीके से ये है, शिक्षा से ही निर्धारित होता है। और यहां पर भी क्या कहता है कि जो भी निर्धारित होगा वो किससे निर्धारित होगा? शिक्षा से। क्लियर? आगे बढ़े। दूसरी ये क्या कहता है कि जो पास हो गए वो क्या करेंगे? आगे की शिक्षा करेंगे, और जो फेल हो गए हैं वो क्या करेंगे?
उत्पादन का काम करेंगे, या जो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर तृष्णा के गुण की क्या होगी, उनके अंदर तृष्णा का गुण प्रभावी होगा, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, वो उत्पादन के सेक्शन में काम करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो बौद्धिक विवेक वाला गुण और साहस वाला गुण नहीं था। अगर होता तो वो इस शिक्षा को यहाँ क्या कर चुके होते, पास कर लिए होते। क्लियर, आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट? अभी समझाएंगे, जब मैं आपको जस्टिस पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, रुक जाओ अभी आगे जब मैं आपको महिला सिद्धांत पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। अभी एजुकेशन पढ़ो खाली, ठीक है। वो जानबूझ के मैंने आपके इसमें दिमाग में डाल दिया कि थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए। चलिए, टीचिंग मेथड के अंदर आता है ये, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा आगे का बता दो ताकि उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो उत्पन्न हो जाए। तुम भी यूज करा करिए अगर कभी किसी टीचिंग में बजाते हो, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा इस तरीके। चलिए आगे बताते हैं। अब उच्च शिक्षा में क्या है, ये उच्च शिक्षा को भी क्या करता है, ये बार देता है, पहले 15 से 20 के बीच में, ठीक है। उसके बाद 30 वर्ष में दूसरी बड़ी परीक्षा होगी। पहली परीक्षा हो गई थी 20 में, अब 30 में क्या होगी, दूसरी बड़ी परीक्षा होगी। पहली परीक्षा हो गई थी 20 में, दूसरी कहां होगी, 30 में होगी। मतलब वो व्यक्ति अब 30 साल तक पढ़ के आ गया है। अब जो पास होंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो यहां से पास हुए वो आगे बढ़ेंगे, और जो फेल होंगे वो सैनिक वर्ग में जाएंगे, या हम कह सकते हैं उनके अंदर भावना की प्रधानता है, तो वो यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा हमारा सैनिक वर्ग। समझ में आ रहा है, यहां से क्या निकलेगा, सैनिक वर्ग। तो एजुकेशन से ही हमारा क्या निकल रहा है, अलग अलग जो कैटेगरीज थी, जो आत्मा थी, उस आत्मा के जो गुण थे, उन गुणों की पहचान किससे हो रही है, शिक्षा से हो रही है। पहले स्तर में पहचान हो गई थी किसके अंदर, जो रह गए, मतलब उनके अंदर क्या है, तृष्णा ज्यादा है, ठीक, तो वो क्या हो गए, अलग हो गए। दूसरे पेपर में जब हमने 30 साल की एज में इनको जो पढ़ाया, इसका जो सिलेबस था उस हिसाब से पढ़ाया, अब हमने दूसरा पेपर लिया, तो वहां जो पास हुए वो तो आगे की एजुकेशन में बढ़े, और जो फेल हो गए वो कहां चले जाएंगे, वो चले जाएंगे वापस कहां पर, सैनिक वर्ग में। अब यहां से पास होके बहुत कम लोग बचे होंगे, पास हुए होंगे, ठीक। अब जो पास हुए उनको 30 से 35 वर्ष के बीच में किसकी शिक्षा दी जाएगी, दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। दर्शन बोले तो फिलॉसफी, नॉलेज, इंटेलेक्चुअलिटी, ज्ञान, समाज में क्या सही है क्या गलत है। 5 साल प्रॉपर इनको क्या करेंगे, दर्शन की शिक्षा देंगे। और जब ये दर्शन की शिक्षा हो जाएगी, उसके बाद 30 से 35 लगभग 15 साल इनको अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद समाज के बीच में जाना है, समाज के बीच में रहना है, वहां पर की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनको देखना है, फेस करना है, लोग कैसे रहते हैं, कौन कौन सी सोसाइटी समाज है, किस तरीके से उनको हैंडल करेंगे, किस तरीके से उनसे बात करेंगे। इस तरीके से एकेडमिक के साथ साथ 15 साल क्या करेंगे, सांसारिक जीवन की समस्याओं का सामना करेंगे, और जो समाज में हो रही जितनी भी समस्याएं हैं उसका सामना करेंगे। उसके बाद 50 साल की उम्र में आखिरी परीक्षा होगी। 50 साल की उम्र में क्या होगी, लास्ट परीक्षा होगी, और इस परीक्षा में जो व्यक्ति पास होगा वो भी व्यक्ति क्या होगा, हम ये मानेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम के द्वारा पल के, बड़ा होके, पक के हमारे सामने तैयार आया है। तो जो इस 50 साल की उम्र में पास होगा वो बनेगा शासक। क्या बनेगा, शासक, या इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हम दार्शनिक राजा, या इसी को कहेंगे फिलोसोफर किंग। तो इस तरीके से यहां से क्या निकल के आएगा हमारे पास, फिलोसोफर किंग निकल के आएगा। और जो यहां पर फेल हो जाएंगे वो इसी फिलोसोफर किंग को सपोर्ट करने के लिए, कहते हैं ना, उसकी मिनिस्ट्री होगी, जो मंत्रालय होंगे, जो बड़े बड़े पद में होंगे, वो क्या करेंगे, जो यहां पर, क्योंकि उन्होंने भी क्या करा है, उन्होंने भी दर्शन की शिक्षा ली है, उन्होंने भी समाज के अंदर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ किया है, वो लगभग वो भी इक्वल टू फिलोसोफर ही होंगे, परंतु क्योंकि किंग एक ही बन सकता है, तो उन फिलोसोफरों में तो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे श्रेष्ठ होगा, वही क्या बनेगा, वही आगे जाके फिलोसोफर किंग बनेगा। और जब इस तरीके की सोसाइटी होगी और इतना पढ़ने के बाद जब कोई राजा बनेगा, तो वही क्या कर सकता है, समाज के अंदर न्याय की स्थापना कर सकता है। और उस न्याय के लिए इसी एजुकेशन
सिस्टम से, इसी शिक्षा पद्धति से क्या होगा, समाज के जो वर्ग है उन वर्गों का निर्धारण होगा। और जब उन वर्गों का निर्धारण हो गया है उनकी खूबी के अनुसार, अब उनसे ये उम्मीद रहती है कि वो उस काम को क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिलोसोफर किंग उनसे करवा। ध्यान रखिएगा, इसका फिलोसोफर किंग के पास कंप्लीट पावर है। कंप्लीट बोले तो उसके वही राज्य है और वही राजा है, ये समझिए। यहां तक कि प्लेटो ये कहता है कि जो फिलोसोफर किंग है उसको कानून की भी जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, जो कानून है उस कानून की भी जरूरत नहीं है। किसको, दार्शनिक राजा को, क्योंकि वो इस लेवल का है। ऐसे ही विद्वानों, तभी तो हम कह रहे हैं जो प्लेटो है, प्लेटो एक दार्शनिक थिंकर है। ये कल्पना करता है कि ऐसा होना चाहिए था। इसने अपने स्कूल में भले ही इंप्लीमेंट भी किया, परंतु व्यवहारिक रूप से ये कभी हो ही नहीं सकता। कि इसकी बात खुद प्लेटो अपनी बुक में कहता है कि जो मेरा ये आदर्श राज्य है, जो मैं फिलोसोफर किंग वाला कंसेप्ट है, ये फिलोसोफर किंग आदर्श राजा का जो कंसेप्ट है, ये इस जमीन में तो हो नहीं सकता। ये कहां हो सकता है, या तो स्वर्ग में हो सकता है, यहां पर तो ये संभव नहीं है। खुद ये बात प्लेटो भी कहता है, परंतु उसका जो आइडिया है, उसका ये आइडिया है, इस आइडिया के आधार पर वो क्या कर रहा है, वो अपने आदर्श राज्य की स्थापना कर रहा है, जिसका मूल स्तंभ उसकी क्या है, एजुकेशन व्यवस्था है। क्योंकि इसी एजुकेशन व्यवस्था से उसका फिलोसोफर किंग निकलेगा, इसी एजुकेशन व्यवस्था से उसका क्या निकलेगा, उसका उत्पादक वर्ग निकलेगा, इसी एजुकेशन व्यवस्था से उसका क्या निकलेगा, सैनिक वर्ग निकलेगा। क्लियर, समझ में आया। और ये तीनों अपना अपना जब काम करेंगे, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, तब ही न्याय की व्यवस्था स्थापना होगी। और इस आदर्श राज्य को बना ही इसलिए जा रहा है ताकि क्या की जा सके, न्याय की स्थापना की जा सके। क्लियर, कोई समस्या, कोई प्रश्न है तो पूछिए। ये था इसका न्याय का सिद्धांत। इसके बाद आता है प्लेटो की कुछ आलोचनाएं बाद में देखेंगे, निष्कर्ष। पहले इसका साम्यवाद का सिद्धांत देखते हैं। अब देखिए, यहां तक होने के बाद प्लेटो का एक और सिद्धांत आता है जिसे कहा जाता है प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो का यह मानना था, चलिए कोई बात नहीं, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मैं प्लेटो की एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करूंगा, तब तक आप इसी को पढ़िए। अब देखिए, अब इसका थोड़ा सा साम्यवाद का सिद्धांत समझ लेते हैं, क्योंकि साम्यवाद का सिद्धांत इसका काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए, प्लेटो क्या है, प्लेटो का मानना है कि सारी की सारी समस्या जो है ना, वो सारी की सारी समस्या है क्या, कि आदमी के अंदर लालच है, आदमी है लोभी। ठीक, अब वो उसको लगता है कि आदमी इस लेवल का लालची है कि उसको कितना ही भी ज्ञान दे दो, कहीं ना कहीं वो करप्शन के चंगुल में आ ही जाता है। ऐसी मानव की प्रवृत्ति है, ऐसा मानना किसका है, प्लेटो का। तो प्लेटो क्या करता है कि भाई, क्योंकि आदमी के अंदर ये एक चीज है कि वो करप्शन करेगा, अगर उसको मौका मिलेगा तो करेगा, चाहे वो कितना ही इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, ऐसा प्लेटो को लगता है। तो प्लेटो को अंदर जो ये डर था कि कहीं मेरा इतने साल का मेहनत करने के बाद जो मेरा किंग आया है, वो फिलोसोफर जो किंग मैंने बनाया है, कहीं वो किंग भी क्या ना हो जाए, भ्रष्टाचार के अंदर ना आ जाए, कहीं वो किंग भी क्या ना करे, ऐसा ना करे कि अभी मैं फिलोसोफर किंग हूं, आगे मेरा बेटा किंग बनेगा। तो ये दो चीजें थी। इसमें होता है कि दो ही वजह से करप्शन होता है। क्या, एक तो करप्शन होता है कि मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा परिवार। ठीक, दूसरा करप्शन होता है पैसे की वजह से, लालच की वजह से। तो एक क्या हो गई, लालच, दूसरा क्या हो गया, परिवार। तो इसलिए इसने दोनों को ही क्या कर दिया, दोनों को ही बैन कर दिया। कैसे बैन कर दिया, इसने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि सबके लिए बैन है, ये जो फिलोसोफर किंग है उसके लिए, और जो सैनिक वर्ग है इसके लिए दो प्रकार के साम्यवाद की बात करता है। एक कहता है संपत्ति का साम्यवाद, और दूसरा कहता है परिवार का साम्यवाद, या हम इसको कहते हैं महिला का साम्यवाद भी कहते हैं। तो प्लेटो दो प्रकार के साम्यवाद की बात करता है, किस किस की, एक संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है,
दूसरे परिवार के साम्यवाद की बात करता है। क्या है ये संपत्ति का साम्यवाद? प्लेटो कहता है कि देखिए कि जो राजा है, जो किंग है और जो सैनिक है, इनके पास अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी निजी संपत्ति नहीं होगी। पहली चीज, ठीक, किसी के पास अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी। इनका संपूर्ण ख्याल कौन रखेगा? राज्य रखेगा। इनके खाने से लेकर, इनके पीने से लेकर, इनके पहनने से लेकर हर एक चीज की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की होगी। जब राज्य इनकी सारी जिम्मेदारियां ले रहा है तो इनको संपत्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पहली चीज, ठीक। दूसरा, ये परिवार से बड़ा टेंशन में था। इसको लगता था कि आदमी कहीं ना कहीं पत्नी के प्रेम में, पुत्र के प्रेम में भी क्या हो जाता है? करप्ट हो जाता है। तो इसने क्या कर दिया? इसने सैनिकों के लिए और इसने राजा के लिए, दोनों के लिए परिवार को क्या कर दिया? हटा दिया कि परिवार जैसी कोई व्यवस्था होगी ही नहीं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि राजा के कोई बच्चे नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सैनिक के कोई बच्चे नहीं है। ये क्या कह रहा है कि जो हायर क्लास है, हायर क्लास मतलब वो लोग जिन्होंने 50 साल तक क्या करी है? पढ़ाई करी है, तो उनका एक क्या है? एक एलीट क्लब होगा, एक एलीट ग्रुप होगा। तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि इस एलीट ग्रुप में मेल भी है, फीमेल भी है, दोनों है, मेल भी है, फीमेल भी है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम किसी एक मेल की किसी एक फीमेल से शादी करवा दें तो ये क्या बनाएंगे? अपना परिवार बनाएंगे। तो जो इनके जो बच्चे होंगे उसके प्रति इन दोनों का एक अलग से क्या होगा? प्रेम होगा। ये क्या कहता है कि देखिए, अगर हम क्या करेंगे? इसने एक व्यवस्था लाई। इसने कहा कि जितने भी मेल है या जितने भी फीमेल है वो आपस में सेक्सुअली एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वो आपस में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। परंतु वो ये दावा नहीं करेंगे कि ये मेरी पत्नी है, या कोई ये दावा नहीं करेगा कि ये मेरा पति है। आप रहिए, कोई समस्या नहीं है। पर जो आपके बच्चे होंगे वो बच्चे भी किसके होंगे? वो बच्चे भी किसके होंगे? राज्य के होंगे। उनका ख्याल भी कौन रखेगा? राज्य रखेगा। यहां पर ना ही तो बच्चे किसी के होंगे, ना ही पत्नी किसी की होगी, ना ही परिवार किसी का होगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट है इसको कहा जाता है पत्नियों का साम्यवाद या परिवार का साम्यवाद, जहां पर किसी भी व्यक्ति की निजी पत्नी नहीं है। अगर उसको लग रहा, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, प्लेटो एक बहुत बेहतरीन कहता है कि जब हम हाई मतलब जो पावरफुल लोगों का क्रॉस करवाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन होगा वो भी कैसा होगा? पावरफुल ही होगा। तो ये खुद पावरफुल इंटेलेक्चुअल लोगों का क्या करवा रहा है? मीट करवाने की बात कर रहा है, ताकि हमको इंटेलेक्चुअल लोग मिल सके। और उसके लिए वो स्वतंत्र रख रहा है सबको। वो किसी को, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कभी भी लाइफ में शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। परंतु वो ये दावा नहीं करेंगे कि ये मेरी बीवी है, वो ये दावा नहीं करेंगे कि मेरा बच्चा है। तो इसलिए बीवियां जो है वो सबकी पत्नियां हैं, और जो बच्चे हैं वो सबके बच्चे हैं, उनके जो पिता है वो सब उनके पिता है। इससे क्या होगा? ताकि सोसाइटी के अंदर एक सामंजस्य स्थापित हो जाए, ये भावना आए कि मेरा है। क्या भाव आएगा? कि सब कुछ समाज का है और हम भी इसी समाज के अंग है। ये इसका मेन कंसेप्ट है किसका? प्लेटो का। किसका? महिलाओं का साम्यवाद के लिए। और परिवार संपत्ति तो खुद ही मना करता है कि संपत्ति तो होनी ही नहीं चाहिए। पर ध्यान रखिएगा, ये उत्पादन वर्ग के लिए साम्यवाद की बात नहीं करता। ये साम्यवाद की बात सिर्फ किसके लिए कर रहा है? फिलोसोफर किंग के लिए कर रहा है, और साथ में किसके लिए कर रहा है? जो सैनिक वर्ग है उसके लिए कर रहा है। क्लियर? चलिए, तो क्या कह रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले इसलिए बताया, इसके बाद हम स्लाइड बताएंगे तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। कंसेप्ट आपके शायद जहां तक मुझे लगता है रिटायर होगा। अगर वो रिटायर हो गया तो रिटायर होने के बाद भी तो वो उसका राज्य का ख्याल रखेगा ना, राज्य ही उसका ख्याल रखेगा, उसको परिवार की आवश्यकता ही नहीं है। और जब वो रिटायर होगा तब तक नया फिलोसोफर किंग आएगा, इसी एजुकेशन से व्यवस्था से आएगा।
ऐसा नहीं है कि अब वो रिटायर हो गया, उसका वो छोड़ दो, उसको भगा दो, सब नहीं, वो उसका भी पूरा राज्य ही ख्याल रखेगा, हर चीज वो राज्य की संपत्ति है तो राज्य उसका ख्याल रखेगा। चलिए अगर हम उद्देश्य की बात करें तो संरक्षक वर्ग को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए इसने क्या करा है, साम्यवाद की व्यवस्था करी है। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें तो संपत्ति का साम्यवाद, पत्नियों का साम्यवाद, और केवल संरक्षक वर्ग के लिए ही रखा है। ठीक, ऐसा नहीं है कि सबके लिए रखा है। ठीक है, संरक्षक वर्ग में कौन आएगा, जो फिलोसोफर किंग हो गया, और साथ में जो इसका आर्मी जो है या जो सैन्य वर्ग है उसके लिए। ठीक, इसके पास शक्ति भ्रष्ट हो सकती है। ये क्या कहता है कि जिसके पास शक्ति होती है वो क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो इसलिए उसने किसी को पैसा दिया ही नहीं, और किंग फिलोसोफर है तो वो उससे उम्मीद करता है कि उसके पास वो शक्ति आने के बाद वो भ्रष्ट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अरस्तु ने इसके साम्यवाद की आलोचना करी थी। अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु ने संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना करी थी, और अरस्तु, ध्यान रखिएगा, अरस्तु इसका ही चेला है, किसका, प्लेटो का। परंतु ये प्लेटो की क्या करता है, ये प्लेटो की हमेशा इसके जो ये आइडियल स्टेट है, इस आइडियल स्टेट को नहीं मानता है। इस आइडियल स्टेट की क्या करता है, आलोचना करते हुए हमको देखने को मिलता है। ये क्या कहता है कि संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति साम्यवाद क्या कहता है कि संपत्ति व्यक्ति को भ्रष्ट कर सकती है लेकिन उसके लिए लाभदायक भी है। ये कहता है कि जब तक व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होगी, जब तक उसके अपना भाव नहीं होगा, तब तक वो उस लेवल का काम नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, अपने घर बनाने के लिए आदमी बहुत अच्छे से काम करता है, जबकि हम उस वैसे जब हम कोई पंचायत काम हो रहा होता है, सामूहिक काम होता है, तो हम उतना ध्यान नहीं देते। सामूहिक बच्चे जब होंगे तो उसका उतना ध्यान नहीं देंगे, अपने बच्चे का जो होगा अच्छे से ध्यान देंगे। अब क्या करें, अगर प्लेटो साहब जिंदा होते तो इनसे हम बात करते। ठीक है, प्रेरणा उत्पत्ति का भाव होता है। संपत्ति क्या करती है, प्रेरणा देती है कि और संपत्ति लाऊं, और क्या किसकी बात करता है, उपलब्धि की बात करता है। जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होता है तो हम मेहनत से काम करते हैं, हमको उपलब्धि मिलती है। ये क्या कहता है कि संपत्ति अर्जित करना स्वयं के एक सद्गुण है। प्लेटो कहता है कि ऐसा नहीं है कि संपत्ति गलत चीज है, संपत्ति नहीं होगी तो आपके अंदर वो भाव नहीं होगा। साथ में क्या कहता है, संपत्ति स्थायित्व तो लाती है और क्रांति नहीं होती है। कहता है कि अगर संपत्ति होती है तो आदमी के अंदर स्थायित्व आता है, आदमी क्रांति नहीं करता है। ठीक है, साथ में संपत्ति अगर व्यक्ति के पास होगी तो व्यक्ति चैरिटी कर सकता है, परिवार का स्थायित्व ला सकता है, और सद्गुण का साधन हो सकता है। ऐसा किसका मानना है, प्लेटो, अरस्तु का मानना है। आगे बढ़े, चलिए। अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना क्या कहता है, ये परिवार और पत्नी के बारे में क्या कहता है। ये तो उसने धन की बात करी, परिवार और पत्नी की भी इसने आलोचना करी। ये क्या कहता है कि जो परिवार है एक संस्था के रूप में परिवार आया है, परिवार को ऐसा नहीं है, परिवार एक प्रॉपर अपने आप में। और ये कहता है कि जैसे प्लेटो क्या कह रहा है कि व्यक्ति का बृहद रूप ही राज्य है, वैसे ही अरस्तु क्या कहेगा कि परिवार का बड़ा रूप ही राज्य है। ठीक है, तो परिवार का सामाजिक लिए आवश्यक है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अगर परिवार नहीं होगा तो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। प्रेम और नैतिकता लेके आता है परिवार, और परिवार क्या होता है, परिवार का विकसित रूप ही क्या है, राज्य है। प्लेटो क्या कहता है कि परिवार का ही बड़ा रूप राज्य है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप राज्य जो आप देख रहे हैं, हम आगे जब अरस्तु कल पढ़ेंगे हम देखेंगे कि अरस्तु क्या कहता है कि किस तरीके से राज्य आया, परिवार से ही। ठीक है, तो ये इसके दोनों साम्यवादों की आलोचना करता है अरस्तु, और कहता है कि ऐसा नहीं है, साम्यवाद जो आप बात कर रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। क्लियर। और साथ में परिवार पत्नियों की बात क्या करता है, संस्था के रूप में परिवार काम करता है, वही चीज जो मैंने आपको बताई। अब प्लेटो और मार्क्स के साम्यवाद में बहुत कुछ अंतर है, वो हम देख लेंगे। ये केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, संरक्षक बोले तो ऊपर वाले के लिए, जबकि मार्क्स का साम्यवाद किसके लिए है, मैंने मार्क्स वाला को पढ़ाया है, पूरे समाज के लिए है। ठीक, ये संपत्ति और पत्नियों की सामूहिक स्वामित्व, देखो क्या कह रहा है कि संपत्ति और पत्नियों का सामूहिक स्वामित्व होगा, किसी एक की संपत्ति नहीं है, वो सबकी संपत्ति होगी। ठीक है, और पत्नियां किसी एक की पत्नी नहीं होगी, सामूहिक पत्नियां होगी। ठीक है, जबकि क्या कहता है, केवल संपत्ति के बारे में बात करता है, संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है मार्क्स, पत्नियों के बारे में बात नहीं करता है। शिक्षा द्वारा साम्यवाद लाया जाएगा, ये क्या कहता है कि देखिए ध्यान रखिएगा, प्लेटो का साम्यवाद किससे आएगा, एजुकेशन से, और मार्क्स का साम्यवाद किससे आएगा, क्रांति से। न्यूनतम भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता ही नहीं है,
बहुत मिनिमम भौतिक सुविधाओं की बात करता है कौन? प्लेटो। और ये क्या कहता है कि जो साम्यवाद जो आएगा वो इसलिए आएगा क्योंकि भौतिकता के अधिकतम लेवल पे पहुंच गई जाएगी। ठीक है, नैतिक प्रधानता, आदर्श राज्य समाज। ये क्या कहता है कि प्लेटो क्या कहता है कि जो साम्यवाद शून्यवाद होगा इससे क्या आएगा, इससे आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। और ये जो अरस्तु है, जो मार्क्स है, वो क्या कहता है कि साम्यवाद जब आएगा तो राज्य जैसी कोई चीज तो बचेगी ही नहीं, क्योंकि मार्क्स खुद ही कहता है कि स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ के बाद ये तो था इसका आदर्श राज्य। अब ध्यान रखिएगा धीरे धीरे बाद में ये थोड़ा सा उप आदर्श राज्य की तरफ बढ़ा, मतलब ये थोड़ा सा व्यवहारिकता की तरफ आया। पहले तो एक बिल्कुल दार्शनिक की तरफ बात कर रहा था कि ऐसा 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 होना चाहिए। फिर बाद में कुछ समय बाद इसकी एक दूसरी बुक आई जिसका नाम है लॉज। प्लेटो की रिपब्लिक किसकी बात करता है? रिपब्लिक बात करता है आदर्श राज्य की। और लॉज में बात किसकी होती है? लॉज में बात होती है इसके उप आदर्श राज्य की। अब उप आदर्श राज्य क्या है? ये कहता है, अपनी जो नेक्स्ट बुक है उसमें थोड़ा सा हल्का सा व्यवहारिक हो जाता है। और क्या कहता है? कहता है कि प्लेटो के अनुसार सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था तो दार्शनिक ही है। मानता ये आदर्श दार्शनिक राजा को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, परंतु ये कहता है किंतु व्यवहारिक रूप से मैं संसार में अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली सीमित करना संभव नहीं। बेसिक सी बात ये कहता है कि देखिए, बेस्ट एजुकेशन बेस्ट सिस्टम तो आदर्श राज्य ही है, परंतु क्योंकि व्यक्ति ऐसा आदर्श किंग, अपूर्ण व्यक्तियों में एक आदर्श किंग ढूंढना बहुत बड़ी चुनौती है कि कोई आदर्श राज्य कोई आदर्श किंग बन सकता है, कोई फिलोसोफर किंग बन सकता है, क्योंकि ना ही ऐसी एजुकेशन व्यवस्था है, ना ही ऐसा कोई सिस्टम है, ना ही ऐसी कोई व्यवस्था है। ठीक है तो वो आइडियलिस्ट, ठीक, परंतु क्योंकि व्यवहारिक में ये हो नहीं पाएगा, इसलिए क्या कहता है कि श्रेष्ठ शासन प्रणाली वह होगी जहां पर कानून का शासन होगा। अब ये कानून के शासन की बात कर रहा है किसमें? द लॉज में। कोई कोई प्रश्न आता है कि प्लेटो किस किताब में कानून के शासन की बात करता है, जबकि प्लेटो तो कानून के शासन की बात ही नहीं करता रिपब्लिक में। रिपब्लिक में क्या कह रहा है कि कानून भी कहां से आएगा? किंग से। जब किंग फिलोसोफर है तो उसने जो कह दिया वही कानून है। जिस तरीके से हॉब्स कहता है ना, हॉब्स क्या कहता है कि जो किंग ने बोल दिया वही कानून है। संप्रभुता, चरम लेवल पे संप्रभुता किसके पास है? वो उसी तरीके की चरम लेवल पे संप्रभुता किसके पास चली जाएगी? यहां पर चली जाती थी आदर्श राज्य में प्लेटो के किंग के पास। प्लेटो का किंग कैसा हो गया है? वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो डिक्टेटर है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए लोग कहते हैं, इसलिए इसके ऊपर एक ये आलोचना भी लगती है कि चाहे कोई कितना ही आदर्श क्यों ना हो, अगर उसके पास सुप्रीम पावर चली जाए, एक्सट्रीम पावर चली जाए, तो वो भी करप्ट हो सकता है। ये आलोचना है किसकी? आदर्श राज्य के। किसकी? प्लेटो की। क्योंकि प्लेटो क्या कहता है कि आदर्श राज्य है, राजा फिलोसोफर किंग है, तो वो करप्ट हो ही नहीं सकता। पर लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, शक्ति चीज ही ऐसी है कि आपको कहीं ना कहीं करप्ट कर देगी, परंतु ये इतना ध्यान रखता है कि वो करप्ट ना हो जाए। वो परिवार जैसी व्यवस्थित संस्था को भी क्या करता है? नजरअंदाज कर देता है। संपत्ति को भी क्या कर देता है? हटा देता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि राजा करप्ट ना हो, राजा फिलोसोफर हो। और जब राजा फिलोसोफर होगा तो उसके लिए कानून जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये अपने उप आदर्श राज्य में क्या कहता है कि जहां पर कानून का शासन होगा वो एक उप आदर्श राज्य है। और ध्यान रखिएगा, प्लेटो का उप आदर्श राज्य अरस्तु का आदर्श राज्य है। जो प्लेटो का उप आदर्श राज्य है वही अरस्तु का क्या होगा? आदर्श राज्य होगा, क्योंकि अरस्तु भी किसकी बात करेगा भविष्य में जाके? कानून के शासन की। क्लियर? कोई समस्या? इसका उपादर्श राज्य समझ में आया? क्या है इसका उपादर्श राज्य? सिंपल सी बात, इसका उपादर्श राज्य वो है कि जहां पर क्या होगा? कानून का शासन होगा, या कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ होगा। उपादर्श राज्य कुछ और विशेषताएं देखते हैं। ये क्या कहता है कि उपादर्श राज्य में क्या होगा? ध्यान रखिएगा, प्लेटो की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 5040। कितनी है? अब सोचिए, इसका जो स्टेट है वो स्टेट की जनसंख्या ही 5040 है।
अब आप कल्पना करिए, प्लेटो को हम पढ़ रहे हैं जिसके राज्य की संख्या कितनी है, 5040, और उसके टाइम में भारत में मगध साम्राज्य जैसा साम्राज्य था जिसके पास सेना ही कितनी थी, कम से कम 5 लाख से भी प्लस, 5 लाख से भी बड़ी सेना थी जिसके पास। जब सेना इतनी होगी तो जनसंख्या कितनी होगी उस राज्य की। और फिर भी हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो लोग हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने क्या दिया है, पूरी दुनिया को बताया है कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, इसकी 5000 है और अरस्तु की 10,000 तक आएगी, 10,000 से ऊपर नहीं जाता वो भी। इतना तो इनका राज्य है, इस लेवल का तो इनका राज्य है। और उस राज्य के लिए ही एक क्या ढूंढ रहे हैं, फिलोसोफर किंग। ध्यान रखिएगा, जितनी इनकी जनसंख्या है इसमें सच में व्यवहारिकता से फिलोसोफर किंग हो भी सकता है। अगर 5000 की जनसंख्या हो, 5000 के लिए कानून बनाना है, 5000 की व्यवस्था करनी है, और जहां पर तो 2-2, 3-3 करोड़ की जनसंख्या हो वहां के लिए तो ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं लगता। ठीक, ऐसा इसलिए खुद भी ये कहता है। दूसरा क्या है इसके ऊपर की विशेषता, कानून की सर्वोच्चता होगी, पहली चीज क्लियर। दूसरा क्या है, मिश्रित शासन व्यवस्था। मिश्रित बोले तो राजतंत्र और लोकतंत्र का समन्वय की बात करता है, जहां पर राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों का समन्वय हो। क्लियर, क्योंकि ये कंप्लीटली अपने आदर्श राज्य में तो राजतंत्र की बात कर रहा है, ठीक, लोकतंत्र का वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ये अपने उप आदर्श राज्य में क्या कहता है, वो राजतंत्र और लोकतंत्र इन दोनों के मिश्रण की बात करता है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में संशोधन, ये क्या कहता है कि राज्य की परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम तय कर सकता है। उसका पाठ्यक्रम क्या था, निश्चित था। यहाँ पे क्या कहता है कि राज्य अपनी परिस्थिति के अनुसार क्या कर सकता है, पाठ्यक्रम तय कर सकता है। साथ में क्या कहता है, कानूनी न्याय होगा। न्याय की स्थापना कैसे होगी, कानून के द्वारा। साथ में क्या कहता है, साम्यवाद को बदलाव कर देता है। संपत्ति और परिवार के साम्यवादों में क्या लगा देता है, इसके रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि नहीं जिस लेवल का मैं कहा था उस लेवल का तो नहीं है, परंतु हाँ थोड़े मोड़े लेवल का चल हो सकता है कि मान लिया जाए कि कहीं पर शादी कर ली, उसके बाद जो बच्चे हैं वो बच्चे खुद ना रख के उन बच्चों को क्या कर रहा है, राज्य संभाल रहा है, उन सबकी देख रेख राज्य कर रहा है। ये यहाँ पर थोड़ी सी हल्का सा थोड़ा सा नरम हो जाता है या सॉफ्ट हो जाता है। इसके साथ कार्य प्रणाली की बात करें तो नागरिकों के सभी निर्णय लेंगे। ठीक है, राज्य की भौगोलिक तत्व की बात करें तो निश्चित क्षेत्रफल होगा, सुरक्षित सीमाएं होगी, जनसंख्या 5040 होगी, अर्थव्यवस्था में कृषि आधारित होगी और समुद्री तटों से क्या होगा, व्यापार होगा। ये इसके उप आदर्श राज्य की क्या है, कल्पना है। क्लियर, इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं, जो कंसेप्चुअल चीजें थी वो मैंने आपको सारी लगभग बता दी है। इसके साथ साथ प्लेटो की प्रासंगिकता, अगर हम बात करें वर्तमान में क्या प्लेटो प्रासंगिक है, तो इस हम देखते हैं कि जो शासन है ज्ञान और विवेक से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा सामाजिक उन्नति का आधार शारीरिक मानसिक ये होना चाहिए, बिल्कुल है। जो इसने शिक्षा व्यवस्था की उसने बात कही थी वो बिल्कुल होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार मुक्त शासक होना चाहिए, बिल्कुल ये जो बात कहता है बिल्कुल प्रासंगिक है, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त शासक होना चाहिए। सामाजिक न्याय कब होगा, सामाजिक से संतुलन होगा, जो कर्तव्यों का लोग पालन करेंगे तभी सामाजिक संतुलन बैठेगा। तो ये बात भी इसकी कहीं ना कहीं है, इसकी प्रासंगिकता दिखती है कि हाँ भाई बात तो ठीक कह रहा है। दूसरा, व्यक्ति के चरित्र से राज्य का चरित्र निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर भारत के लोग चोर है इसलिए भारत का वर्तमान में ये हालत है, अगर भारत के लोग सुधर जाए तो भारत भी सुधर जाएगा। तो किसी भी देश के लोग ही उस देश का चरित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, महिलाओं की समानता होगी, आज भी महिलाओं की समानता के बारे में बात करता है, आज भी फीमेल की इक्वलिटी की बात होती है, ये उस टाइम महिलाओं की समानता की बात कर रहा था। साथ में प्लेटो की लोकतंत्र की आलोचना आज भी प्रासंगिक है, आज भी कहता है कि भीड़ तंत्र है, हर किसी को, हर कोई जो भी आ रहा है उसको ना कुछ और ना पता ना बो ना पता, पर अपना वोट डाल रहा है, सरकार चुन रहा है, कैसे चुन रहा है, कोई इसको लालच दे रहा है, कुछ भी दे रहा है। जो इसने जो आलोचना करी थी लोकतंत्र की, वास्तविकता में देखा जाए तो सही बात कर रहा था कि लोकतंत्र में है ही समस्या। क्यों, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन किसको किसी भी तरीके से अक्ल है नहीं वोट डालने की, अपने राइट अधिकार पता नहीं है, बस कोई दारू के चक्कर में वोट डाल रहा है, कोई पैसे के चक्कर में वोट डाल रहा है, कोई चक्कर मटन के चक्कर में वोट डाल रहा है, कोई भविष्य में आने वाले कामों के चक्कर में वोट डाल रहा है। ये नहीं देख रहा है कि उसका जो वोट है उस वोट की अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ठीक, इसे साथ क्या कहता है, शासन प्रणाली का वर्गीकरण करता है, लॉज में विधि का शासन की बात करता है। ठीक है, अगर हम प्लेटो की आलोचना की बात करें तो प्लेटो के विचार अनेक विरोधाभास है। कैसे कैसे विरोधाभास है कि व्यवहारिकता की कमी, की आदर्श राज्य और न्याय है वो एक तरीके से व्यवहारिक नहीं है जिस तरीके से कौन कर रहा है, प्लेटो कहता है। ठीक है, साथ साथ में ये जो प्लेटो क्या है, लोकतंत्र का विरोधी है।
जितनी जितनी बुराई ये कहता है लोकतंत्र की, इतनी बुराई नहीं है। हाँ हो सकती है उस समय रही होगी, परंतु अगर मॉडर्न जमाना में देखा जाए, अगर लोकतंत्र में इतनी बुराई होती तो पूरी दुनिया पागल नहीं है तो लोकतंत्र को क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही है। साथ में सर्वसत्ताधारी जनक ये क्या कहता है कि जो किंग है वो बहुत पावरफुल हो गया है, तो इतना पावरफुल किंग की भी क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कौन कहता है? कॉल पॉपर और हन्ना आरेंट। ये कहते हैं, हन्ना आरेंट क्या कहते हैं, जो इसने जो किंग को सारी की सारी पावर दी है, ऐसी इतने की आवश्यकता है नहीं। साथ में समानता का विरोधी है क्योंकि कठोर वर्ग का विभाजन करता है, ठीक है। और प्लेटो का दार्शनिक प्रणाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का विरोधी है। जीएस मिल ये कथन आता है सीधा सीधा। जीएस मिल क्या कह रहा है कि प्लेटो का जो दार्शनिक प्रणाली है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का विरोधी। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड कर रहा है कि कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा। अब मेरे को ये कह रहा है कि पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, अब आप पढ़ेंगे तब आप बनेंगे, मेरे को नहीं पढ़ना है, आप कौन होते हैं मेरे को बढ़ाने वाले। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप दार्शनिक प्रणाली के नाम पर लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। जेएस मिल, क्योंकि जेएस मिल बहुत बड़ा स्वतंत्रता का विचारक है, ठीक। दूसरा, अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है कि संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद उचित नहीं है। ये अरस्तु कहता है किसके लिए? प्लेटो के लिए, ठीक। इसके साथ शक्ति एवं सद्गुण एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि आप पावर भी रहेंगी, आप ऐसा जो ये कह रहा है ना कि शक्ति और सद्गुण, क्योंकि किंग में क्या है, सद्गुण है और शक्ति भी दे दी, तो आप ये आप बहुत ही कम है कि जिसके पास शक्ति होगी वो सद्गुण भी होगा। हर कोई राजा राम नहीं होता है, क्योंकि राजा राम ही वो व्यक्ति है जिनके पास शक्ति भी थी और सद्गुण भी था। इसीलिए वही राजा राम थे जो 3 दिन तक समुद्र के सामने बैठ के उससे कह रहे कि भाई हमको रास्ता दे दे, परंतु जब वो नहीं मानता है और पहले सद्गुण का परिचय देते हैं, जब उनके सद्गुणों का सम्मान नहीं होता तब वो शक्ति का भी परिचय देते हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है, क्या कह सकते हैं, ना के बराबर होता है। अगर किसी के पास सद्गुण होगा, जिसके पास शक्ति होगी, तो सद्गुणों को दरकिनार करके अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और दिखाता है। ये सारी की सारी चीजें हमारे अंदर देखने को मिलती है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसने क्या बोला है प्लेटो के बारे में, यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे जेकर साहब है। जेकर साहब क्या कहते हैं कि प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में साम्यवाद का समर्थन व श्रमिकों का विरुद्ध पक्षपात है। ये क्या कह रहा है कि जो प्लेटो की एजुकेशन शिक्षा है और जो साम्यवाद है वहां पर श्रमिकों के साथ क्या हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। ऐसा कौन कह रहे हैं? हमारे जेकर साहब। सेवाइन साहब क्या कहते हैं? सेवाइन साहब कहते हैं कि रिपब्लिक को कल्पनावाद मानते हैं। ये किसकी, जो सेवाइन साहब है क्या कहते हैं कि जो रिपब्लिक है वो क्या है, एक तरीके का कल्पनावाद है, जबकि मैक्सी ने प्लेटो को प्रथम कल्पनावादी कहा। तो ये भी आता है कि फर्स्ट यूटोपियन किसने कहा प्लेटो को, तो सेवाइन वो व्यक्ति है जिसने क्या कहा कि जो प्लेटो है, सॉरी मैक्सी वो व्यक्ति है जिसने क्या कहा कि प्लेटो कैसा है, एक कल्पना लोकी है, क्या कह सकते हैं, यूटोपियन है, ठीक। दूसरा, सेवाइन क्या कहता है कि आदर्श राज्य प्लेटो की सार्वजनिक मौलिक खोज है। इमर्सन ने क्या कहा कि प्लेटो ही दर्शन था और दर्शन ही प्लेटो। ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट कभी कभी आता है कि प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो। एक्चुअली ये सुकरात के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि सुकरात और प्लेटो बात एक ही है, सुकरात को ही प्लेटो ने लिखा हुआ है, ठीक। तो ये कौन कह रहा है? इमर्सन कह रहा है कि प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। और कॉल पॉपर क्या कहता है? कॉल पॉपर कहता है कि पश्चिमी चिंतक या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी रहा है, लेकिन शायद ही कभी कोई गैर प्लेटोवादी रहा है। सिंपल सी बात, जो पश्चिम का जितना भी थिंकर आया वो या तो प्लेटो का समर्थक रहा है या प्लेटो का विरोधी रहा है। ऐसा कोई नहीं है जिसका प्लेटो से कोई ये कहे कि मैं प्लेटो के बिना हूं। जिस तरीके से हम अभी आगे देखेंगे, अरस्तु क्या कहता है कि जो व्यक्ति है या तो वो जो राज्य में रह रहा है या तो वो व्यक्ति ही होगा, और जो राज्य से बाहर रहेगा या तो जानवर है या क्या होगा, वो ईश्वर होगा। इसी तरीके से ये भी क्या कहता है कि जो प्लेटो है उसका विचार इतना पावरफुल है कि या तो आप उसके विरोधी हो सकते हो या आप उसके समर्थक हो सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं प्लेटो को नहीं जानता। क्लियर। अगला व्यक्ति है मैक्लेनवेल। ये क्या कहते हैं कि प्लेटो को लोकतंत्र की अतिवादी प्रकृति से घृणा है, ना कि सामान्य लोकतंत्र से। सिंपल सी बात, ये क्या कह रहा है कि प्लेटो को लोकतंत्र से समस्या नहीं है। जो लोकतंत्र के अंदर जो बहुत ज्यादा अतिवादी प्रकृति है, हर चीज की अति है मचा रखी जो इन लोगों ने, ये उस चीज का विरोधी है। प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी नहीं है। क्लियर। आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद है
नाटोर्प। नाटोर्प साहब क्या कहते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि यह केवल संरक्षकों के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। तो प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कौन कहता है? क्या है, कौन है? नाटोर्प। क्यों कह रहा है ये अर्ध साम्यवाद? इसलिए कह रहा है क्योंकि आधे लोगों में लग रहा है कि संरक्षक वर्ग में लग रहा है। संरक्षक वर्ग में दोनों आ जाएंगे, कौन? फिलोसोफर किंग भी और सैनिक वर्ग भी। ये दोनों किस में आएंगे? संरक्षक वर्ग में आएंगे। तो ये जो साम्यवाद है वो सिर्फ और सिर्फ लग भी किसके लिए रहा है? संरक्षक वर्ग के लिए लग रहा है। उत्पादक पे कहीं पर भी क्या नहीं हो रहा है? इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्लियर? अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है कि प्लेटोवादी पुत्र हूं। ये कभी कभी आ जाता है, ये स्टेटमेंट आ जाती है। कौन सी? ये कहता है, सोचो, खुद अरस्तु जो किसका चेला है? प्लेटो का चेला है, कम से कम 20 साल प्लेटो के साथ रहा है। खुद क्या कह रहा है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा उसका छोटा भाई होना अधिक अच्छा है, क्योंकि परिवार में साम्यवाद में तो किसी पुत्र के हजारों पिता होते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? इसको ध्यान सुनो। क्या कह रहा है अरस्तु कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा उसका छोटा भाई होना अधिक है, अच्छा है। किसका? प्लेटो का प्लेटोवादी पुत्र। क्यों? क्योंकि परिवार के साम्यवाद में किसी पुत्र के हजारों पिता होते हैं, तो पुत्र होने के अच्छा उसका भाई होना ज्यादा बेहतर है। ऐसा मानना किसका है? ऐसा मानना हमारे श्रीमान अरस्तु जी महाराज का है। नोट है कुछ कि कॉल पॉपर, क्रॉसमैन, रसेल व हन्ना अरेंट ने प्लेटो को सर्वाधिकारवादी और फांसीवादी बताया। ये भी महत्वपूर्ण है, खास करके अन्ना हरेंट के लिए आता है कि अन्ना हरेंट ने किसको क्या कहा था? फांसीवादी और सर्वाधिकारवादी कहा था। किसको? प्लेटो को। क्यों? क्योंकि महिलाओं के साम्यवाद की बात करता है और किंग के पास सुप्रीम पावर चली जाती है, सारी शक्ति किसके पास हो जाती है? राजा के पास चली जाती है। इसलिए क्या कहता है कि जो सारी शक्ति जब राजा के पास चली जाती है, राजा कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि जो फिलोसोफर है उसका क्या ही विरोध करेंगे। तो एक तरीके से कैसा है? ये सर्वाधिकारवादी है, सारी की सारी शक्तियां उसके पास चली गई और साथ साथ में फांसीवाद की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ऐसा कौन कहता है? ऐसा हमारे अन्ना हरेंट कहती है, रसेल कहते हैं, क्रॉसमैन कहते हैं और कॉल पॉपर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें से प्रश्न आते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ पॉपर साहब क्या कहते हैं कि प्लेटो विश्व का प्रथम फांसीवादी विचारक है। यहां से प्रश्न आता है कि प्लेटो को पहला फांसीवादी विचारक किसने कहा? तो कॉल पॉपर ने प्लेटो को पहला फांसीवादी विचारक कहा। पहला यूटोपियन किसने कहा? पहला यूटोपियन मैक्सी ने कहा। तो ये चीजों से प्रश्न आते हैं। क्लियर? एक है जे चैंपमैन। जे चैंपमैन ने क्या कहा कि प्लेटो क्या है? इंद्रजालिकों का राजकुमार है। याद रख लेना यार, फैक्चुअल चीज है ये, इसमें कुछ समझाने वाला कुछ है नहीं। हन्ना हरेंट ने क्या कहा? प्लेटो फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक है। कि जो फांसीवाद जो आया है ना, इस फांसीवाद का जो जनक है, एक्चुअली में दार्शनिक जनक जो है वो कौन है? प्लेटो है। ऐसा किसका मानना है? हन्ना हरेंट का। वार्कर का मानना है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा प्रबुद्ध अधिनायकवादी है। एक तरीके से जो जिसको दार्शनिक राजा कह रहा है वो अधिनायकवादी है और प्रबुद्ध है, मतलब पावरफुल व्यक्ति है, जिसकी बहुत सारी समाज में क्या है? अपनी एक एक्सेप्टेंस है। ठीक। उसके बाद बार्कर साहब और क्या कहते हैं कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्यों को अपने अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानूनी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो प्लेटो का जो न्याय है वो आज के न्याय जैसा नहीं है कि आप कानूनी, आप कोर्ट में जाएंगे, उसके व्यवस्था, कोर्ट केस होगा, जजमेंट होगा, लड़ेंगे, उसके बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या कह रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य तक सीमित है, कोई कानूनी आधार उसके पास नहीं है। ठीक। बार्कर साहब एक बात और कहते हैं कि कहते हैं ये कहना आसान है कि रिपब्लिक काल्पनिक है, बादलों में एक नगर है, एक सूर्यास्त के दृश्य के समान है जो साय 1 घंटे के लिए रहता है, तत्पश्चात अंधकार में विलीन हो जाता है, पर यह यथार्थ परिस्थितियों पर आधारित है। देख लेना, मैं आपको नोट भेज दूंगा इसके। क्लियर? इसके अलावा क्रॉसमैन है, बहुत सारे हैं, ये इनको देख लीजिएगा, ये सारे सारे आपको पढ़ने होंगे। कॉल पॉपर ये थोड़ी सी स्टेटमेंट है, ये सारी स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। तो विद्वानों, ये था हमारा प्लेटो। प्लेटो हो गया हमारा खत्म। कल
हम कोशिश करेंगे कि कल क्लास हो और हम कल क्या पढ़ें, अरस्तु पढ़ें। अगर किसी को प्लेटो में कोई समस्या है कंसेप्चुअल में तो मैं खड़ा हूँ। हाँ, जहाँ तक रही जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें याद नहीं रहती है, मेरे को भी नहीं रहती है। ठीक है, असामंजस्य नहीं है, साम्यवाद का मतलब है कि ऐसी परिस्थिति लाई जाए कि जिससे लोगों के अंदर कम से कम विवाद हो, कम से कम समस्याएं हो, तो समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया है साम्यवाद के द्वारा। साम्यवाद ये असमंजस्य फैलाने के लिए नहीं है, सामंजस्य स्थापित करने के लिए है। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं इसलिए लाई जा रही है ताकि किंग जो है उसके ऊपर, जो सैनिक है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर ना हो, वो बिल्कुल राज्य के प्रति डिवोटेड हो। ध्यान रखिएगा, आर्मी वाले को अगर करप्ट हो जाए तो समस्या हो जाएगी, आर्मी वाले अगर पति पत्नी या बच्चों के उसमें हो जाए तो समस्या हो जाएगी। ऐसा मानना प्लेटो का है। अब प्लेटो सही है गलत है इस पे सबकी अलग अलग राय थी, आपकी भी अपनी राय हो सकती है। मेरा काम आपको बताना था कि प्लेटो क्या कहता है, क्या उसके विचार है, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लिखिए जय हिंद, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिकॉर्डेड क्लास आएगी, आप इसको देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस का ऐसा कोई ग्रुप नहीं है विद्वान, पॉलिटिकल साइंस सिर्फ मैसेज वाला एक ग्रुप है जिसमें ये मैसेज आते हैं कि कब क्लास होगी कब क्लास नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई कंसेप्चुअल चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं, वरना लगभग मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, तो प्लेटो हमारा निपट गया। कल से हम शुरू करेंगे अरस्तु। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अगर समझ में आया तो जय हिंद लिख के आगे बढ़िए ताकि हम भी अपना सेशन समाप्त करें। पूजा जी का क्लियर है, नीलम जी का क्लियर है, उसमें तो आप मेरे को एक नंबर, मेरे को आप मैसेज कर दीजिएगा, मेरा नंबर लिखिएगा, उसमें मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा उसमें 8006360279। ठीक है, इसे मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा। सुझाव जी दीजिए प्रभु, सुझाव दीजिए। सुझाव की तो बहुत आवश्यकता है हमें। अरे यार पहले सिलेबस निपटा दो यार, इनको सिलेबस की टेंशन है सबको पड़ी हुई है। एमसीक्यू तो अगर एमसीक्यू करेगा, एमसीक्यू 50 एमसीक्यू में लगेंगे 2 घंटे, 2 लेक्चर कम से कम। तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए एमसीक्यू डाल दूं। ठीक है, हाँ विद्वान एग्जाम रिलेटेड ही आएंगे, टेंशन न लो। ठीक है, अभी बस पढ़ो इसको आराम से। इसके बाद आप जो आपके पास बुक है उस बुक में प्रॉपर प्लेटो, मैंने आपको इसलिए कहा था राजेश मिश्रा खरीद लेना और राजेश मिश्रा पढ़ लेना। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद।